तो दोस्तों आपने सारे वीडियो पार्ट बाई पार्ट आप देखते होंगे और नोट भी करते होंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रोटेट होने में शायद दिक्कत होती होगी। तो आप सारे वीडियो को बड़े फिगर में करके आप देखें। मैक्सिमम और मिनिमाइज के यहाँ पे आप ऑप्शन रहता है ना यूट्यूब पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद आप देखें तो शायद समझ में आएगी अच्छी। तो दोस्तों, मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में आज माइंड मैप है, ये सारे आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सारे आप चीज़ याद रखेंगे ना, बस आपको लिखना है। सिर्फ साफ शब्द तो आपके मन से निकलेंगे ना। मैं जैसा लिखा हूँ वैसा कोई नहीं लिखेगा। आप जैसा लिखोगे वैसा मैं नहीं लिख पाऊंगा। सर जैसा लिखेंगे वैसा मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि सारे के मन में लिखने का जो होता है ना भाव, वो अलग अलग होता है। सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना। वैचारिक समर्थन, फ्रांसीसी मध्यवर्ग की आकांक्षा को बढ़ाया, ये सारे पॉइंट अगर आप याद रखेंगे ना क्रांति के कारण, तो आपको लिखने में आसानी हो जाती है। और एग्जामिनर को चाहिए पॉइंट, वो पॉइंट देखा बस आधे उसके क्लियर हो जाते हैं पॉइंट से ही। आधे वो तो पढ़ के समझते हैं कि चलो क्या लिखा है। नहीं बुझ तो 50% नंबर तो ही दे ही जाता है कम से कम। तो मैंने आपको अमेरिकी क्रांति और आपको एक पर्सन भी दिया गया था कि अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडों को पूरा किया। विश्लेषण कीजिए कि अमेरिकी तो आज़ाद हो गए थे अमेरिकन, तो उसे गृह युद्ध अधूरे एजेंडे ने पूरा कर दिया। किस प्रकार? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि तो खराब हो ही रही थी, आपको मैंने बताया ही था किस प्रकार। तो आप देखते होंगे। चलिए आज मैं आपको फ्रांस की क्रांति आप नोट करते जाएंगे। देखिए मेरी बातों को आप सुन रहे होंगे तो शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप नोट तैयार करें। घर बैठे वर्ल्ड हिस्ट्री का आ जाएगी। उसके बाद मैं मॉडर्न की नोट आपको दूंगा, मेडिएवल का दूंगा, भारतीय संस्कृति दूंगा, भारतीय समाज, सोसाइटी, भारतीय कल्चर, वो भारतीय न्यायाधिकरण, ये सारे हम देंगे आपको नोट्स। तो आप नोट करते जाएंगे सिर्फ, और आप समझने के इच्छुक हैं ही जब इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप, ये भी मणिकांत सर के हैं तो आप नोट तैयार करें। देखिए डिस्ट्रिक्ट का है तो मणिकांत सर नहीं, तो यहाँ पे मणिकांत सर। डिस्ट्रिक्ट तो आपको, चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। क्या दिखाने में? चलिए मैं एक चीज़ बाद बाद में बताऊँगा आपको। ये चीज़ पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए फ्रांस की क्रांति अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा ली थी। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा हुई थी। कैसे हुई? वैचारिक समर्थन, कुछ विचार प्रबोधन के विचार रहे थे, आपने प्रबोधन पढ़ा। फ्रांसीसी मध्य वर्ग की आकांक्षा को बढ़ाया, ये भी आप देखें। फ्रांसीसी मध्य वर्ग की आकांक्षा, मध्य वर्ग किस प्रकार अपने मांगों को उग्र किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा निभाने के कारण फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। अमेरिकी को आज़ाद कराने में फ्रांस की भूमिका भी देखी गई है। वहाँ देखें किस प्रकार फ्रांस की अर्थव्यवस्था में संकट आ गई थी, क्योंकि अपने सैनिक भेजे थे अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए। ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था फ्रांस, तो फ्रांस भी क्या कर रहा था, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था आज़ाद होने में। तो इसने सैनिक भेजे थे, पैसे से मदद किए गए थे। तो इनकी भी क्या हुई थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी फ्रांस के अमेरिका की आज़ादी में।
अमेरिका से लौटे फ्रांसीसी सैनिक क्रांति के विचारों से प्रेरित थे। जब अमेरिका से लौटे फ्रांसीसी तो वहाँ के स्वतंत्रता में भाग लिए थे वो सैनिक। तो वहाँ जो रह रहे थे फ्रांसीसी सैनिक, वहाँ देख रहे थे किस प्रकार से लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सारे मुद्दे जब फ्रांस में वापस लौटते हैं नागरिक एवं सैनिक, तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, जिससे क्या होती है, क्रांति की धारणाएं मजबूत होना प्रारंभ हो जाती है। इन सारे मुद्दे थे। क्रांति के कारण सामाजिक विभाजन था। क्रांति का आखिर क्यों हुआ फ्रांस में? तो सामाजिक विभाजन था, आर्थिक कारक भी था, राजनीतिक कारक था, वैचारिक कारक था और तत्कालिक कारक। आप देख लीजिए तो तत्कालिक कारक क्या था, हम बताएंगे आपको तत्कालिक कारक क्या है। देखिए, अब आप देते हैं सामाजिक विभाजन। यह विशेषाधिकार प्राप्त एवं विशेषाधिकार विहीन वर्गों के बीच विभाजित था। सामाजिक विभाजन, विशेषाधिकार, जो पादरी और सामंत थे वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, और निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, वो जो थे विशेषाधीन वर्ग थे। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में पादरी एवं कुलीन थे, तो विशेषाधिकार वर्ग में विहीन मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग। मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, फिर भी उसे सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया, उसके असंतोष का कारण था। मध्य वर्ग की स्थिति काफी हद तक मजबूत थी, कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ ऐसे उनकी स्थिति अच्छी थी, तब भी सामाजिक जो इज्जत होती है उनसे उसे वंचित रखा जा रहा था। ठीक है, ये आप देख रहे तो उसे हीनता पहुंच रही थी, उन लोगों को चोट पहुंच रही थी। आर्थिक कारक देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारक भी लिखा हुआ है दोस्तों, भी अपनी भूमिका निभाई थी। फ्रांस में आर्थिक असंतोष का कारक था। एक लंबे काल के आर्थिक समृद्धि के पश्चात आर्थिक मंदी, अवसान, पतन का काल। उदाहरण के लिए मंदी मतलब अवसान या पतन, कुछ भी बोलो, के लिए 730 से 740 1740 के दशक में फ्रांस की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ, किंतु 1780 से 1780 के दशक में उसे मंदी की मार झेलनी पड़ी। आर्थिक कारक आप देखिए। अब देख लेते हैं राजनीतिक कारक। यह है राजनीतिक कारक फ्रांस के शासक लुई 15वां और 16वां के काल तक फ्रांसीसी राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा ध्यूल हो गई थी, परंतु वे अभी भी अपने पूर्वजों की निरंकुशता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 15वें और 16वां जो लुईस था वो निरंकुशता था, उसे छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। ये लालटेन गिर चुकी थी। अब देखते हैं वैचारिक कारक। अगर फ्रांसीसी राजतंत्र ने क्रांति की परिस्थितियां निर्मित की तो फ्रांसीसी चिंतकों ने उसे प्रेरित एवं प्रचलित किया। और प्रचलित किया। इन चिंतकों में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, रूसो आदि थे। इन्होंने निम्नलिखित रूप से क्रांति में योगदान दिया। इन चिंतकों ने लोगों का ध्यान तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की ओर खींचा। इधर से होना चाहिए। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की ओर खींचा। इन्होंने कुछ ऐसे शब्द एवं मुहावरे दिए जिन्हें क्रांतिकारी अपना हथियार बनाया, यथा लवा कानून, पैत्रियाई, गिरिभूमि, सिटीजन नागरिक, पैट्रियाई, क्लब तथा कॉफी हाउस के माध्यम से उनके विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। क्लब और कॉफी हाउस के माध्यम से लोग वहाँ जाते थे, पढ़े लिखे लोग क्लब भी जाते थे और कॉफी हाउस पे बैठ के चाय पिया करते थे, तो वहाँ भी उनकी तेजी से प्रसार हुआ। तत्कालिक फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था संकट ग्रस्त हो चुकी थी तथा विभिन्न वित्तीय विशेषज्ञों का एकमात्र सुझाव यह था कि कर के आधार का विस्तार किया जाए, परंतु कुलीन वर्ग इस मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुलीन वर्ग जो था वो कर देता नहीं थे, विशेषाधिकार वर्ग था, मध्यम वर्ग था। ऐसे ही
अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, तो वो सोच रहा था क्या कि कर को विस्तार किया जाए, कुछ लोगों पर और लगाया जाए। तो कुलीन ऐसा मानने को नहीं था, क्योंकि उनके अधिकार पे चोट होती। अंत में फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस के अपदस्थ पार्लियामेंट स्टेट जनरल की बैठक बुलाए जाने की घोषणा की। अब देखो, फ्रांस की सरकार ने फ्रांस के अपदस्थ पार्लियामेंट स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्षों के पश्चात इसकी बैठक बुलाई जाने की 175 वर्षों के पश्चात पार्लियामेंट की बैठक बुलाई की घोषणा का अर्थ था कि क्रांति की शक्तियों के समक्ष राजतंत्र लगभग समर्पण कर चुका है। इससे पहले राजतंत्र कभी नहीं ऐसी बैठक नहीं बुलाई थी। अब राजतंत्र को ऐसा लग रहा था कि इसकी राजतंत्र क्या हो रही है, खत्म हो रही है, राजतंत्र लगभग समर्पण कर चुका है। इस घोषणा ने विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया। अब तो सारे लोगों की भावनाएं जाग उठी थी, अच्छा राजतंत्र कमजोर पड़ रहा है, तथा वे फ्रांसीसी सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। स्टेट जनरल्स में कुल 3 सदन थे। स्टेट्स जनरल में कुल 3 सदन थे। एक सदन में पादरी वर्ग का प्रतिनिधित्व था, दूसरे सदन में कुलीन और तीसरे में जनसामान्य। जब स्टेट जनरल की बैठक में इस मुद्दे पर मतभेद नजर आया कि मतदान किस प्रकार हो, सदन के बहुमत के आधार पर निर्णय हो या सामूहिक रूप में मतदान हो, इस विषय पर किसी प्रकार का निर्णय न होने के कारण वार्तालाप टूट गई तथा क्रांति की परिस्थितियां निर्मित हो गई। इसमें पादरी और कुलीन का एक बहुमत होता और जनसामान्य 2 बहुमत होता और जनसामान्य का 1 बहुमत माना जाता। लेकिन जनसामान्य लोगों का कहना था कि नहीं, बहुमत का आधार किस प्रकार होना चाहिए, सदन की बहुमत के आधार पर निर्णय हो, सदन की बहुमत के आधार पर निर्णय हो। जनसामान्य मतलब जो प्रतिनिधित्व, दूसरे कुलीन, तीसरे सामान्य। और स्टेट जनरल की बैठक में इस मुद्दे पर मतभेद नजर आया कि मतदान किस प्रकार हो, सदन के बहुमत के आधार पर निर्णय हो या सामूहिक रूप से मतदान हो। तो सामान्य लोगों का कहना था कि सामूहिक रूप से मतदान हो। तो जनसामान्य लोगों की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा थी, तो वो लोग जीत जाते। इस प्रकार से कुलीन और सामान्य वर्ग और पादरी के बीच क्या हो गया, मनमुटाव हो गया लोगों में। इससे क्या हो गई थी, क्रांति और आगे स्थिति तैयार बन चुकी थी। क्रांति के विभिन्न चरण देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश, आपको नोट करवाने के ख्याल से मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ। क्रांति के विभिन्न चरण: संवैधानिक राजतंत्र, नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में, परंतु मध्यवर्गीय नेतृत्व पर निम्न वर्गों का दबाव। नेतृत्व, क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो मध्य वर्ग कर रहा था के हाथ में, परंतु मध्य वर्गीय नेतृत्व निम्न वर्गों का दबाव था। लेकिन मध्य वर्ग क्या करता था, निम्न वर्गों को, देखिए मैं ही आप लोगों का सब कुछ हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग हमेशा साथ, लेकिन उसको दबा के रखे हुआ था मध्य वर्ग। निम्न वर्ग को उभर कर आने नहीं दे रहा था मध्य वर्ग भी। सामंतवाद का अंत, 4 अगस्त 1789 सामंतवाद का अंत हो गया तथा फ्रांस स्वतंत्र किसानों का देश बन गया। अब सामंतवाद का अंत हो चुका था 1789 में और स्वतंत्र किसानों का देश बन चुका फ्रांस। व्यक्तित्व एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा हो गई। अब फ्रांस में भी व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार की घोषणा हो गई। अमेरिका की तरह फ्रांस में नया संविधान 1791 ईस्वी में सीमित मताधिकार के आधार पर हो गई थी। अब सीमित, अभी देखिए सीमित मताधिकार 1791 ईस्वी में। दूसरा चरण, उग्र गणतंत्रवाद, द फेसेस ऑफ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म, 1792 से 94। नेतृत्व निम्न वर्ग के हाथ में था। अब देखिए दूसरा चरण जब उग्र हो जाता है तो नेतृत्व जो होता है वो निम्न वर्ग के हाथों में चला जाता है, क्योंकि मध्य वर्ग ने तो निम्न वर्ग को धोखा दिया, उसके लिए कुछ मांग नहीं की, ना कोई ऐसी व्यवस्था रखी थी। क्रांति उग्र एवं हिंसक हो गई थी। निम्न वर्ग का जो आंदोलन था वो उग्र और हिंसक थी। जैकोबियन शासन की स्थापना हो गई। जैकोबियन, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैकोबियन किस वर्ग का था, मध्य वर्ग का या निम्न वर्ग का, तब बता सकेंगे जैकोबियन जो था वो निम्न वर्ग की स्थापना हुई थी। तथा
रॉब्सपियर के अंतर्गत प्रथम आधुनिक तानाशाही स्थापित हो गई थी। जबुकियन यह निम्न वर्गों का था और रॉब्सपियर के अंतर्गत आधुनिक तानाशाही स्थापित थी। मध्य वर्ग 25% राजनीतिक चेंज और निम्न वर्ग 75% सामाजिक आर्थिक चेंज करना चाह रहा था। सामाजिक और आर्थिक। मध्य वर्ग 25% राजनीतिक चेंज किया। उग्र गणतंत्रवाद, जैकोबियन शासन। अब देखते हैं जैकोबियन। मध्य वर्ग का आपने देख लिया, अब देखते हैं निम्न वर्ग का शासन। उपलब्धियां, फ्रांस गणतंत्र के रूप में स्थापित हो, पहला उनकी मांग थी। नए संविधान में सार्वत्रिक पुरुष मताधिकार का प्रावधान हो। नए संविधान में सार्वत्रिक पुरुष, सारे पुरुष को मताधिकार देने का हक हो। भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना, काम का अधिकार सुनिश्चित करना, संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार, क्रांति के लक्ष्य को स्पष्ट करना, तर्क पर आधारित धर्म की बात करके धर्मनिरपेक्ष की नीति को प्रोत्साहन, एक नए कैलेंडर को स्थापित करना, अनिर्वाय सैनिक भर्ती को लागू कर एक नागरिक सेना खड़ी करना। मतलब अनिर्वाय सैनिक भर्ती कर एक नागरिक सेना खड़ी करना। गिने चुने हुए लोगों को सेना भर्ती ना दे, बल्कि नागरिकों को भी अधिकार होना चाहिए कि सेना में भर्ती लिया जाए। सीमाएं देख लेते हैं इसके। क्रांति उग्र एवं हिंसक हो गई थी तथा इसने अपने बच्चों को ही निगलना आरंभ कर दिया था। क्रांति इस प्रकार हो गई थी, इसने अपने बच्चे को मतलब फ्रांस को ही चोट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया था। निम्न वर्ग ने मध्य वर्ग को चोट पहुंचाया था। कुलीन वर्ग, पादरी अपने आपस में झगड़ रहे थे। फ्रांस से बाहर क्रांति की छवि खराब हुई। अब क्या हो रहा था, इस प्रकार हो गया था कि फ्रांस की भी क्रांति, बाहर के लोगों की छवि खराब हो रही थी। रॉबेस्पियर की पद्धति भविष्य में भी नेपोलियन तथा हिटलर जैसे तानाशाहों की प्रेरणा प्रदान की थी। नेपोलियन ने हिटलर जैसे रॉबेस्पियर भी क्या प्रकार प्राप्त कर लिया था, तानाशाही एक प्रकार का था। तीसरा चरण उदार गणतंत्रवाद का चरण था, द फेसेज ऑफ लिबरल रिपब्लिकनिज्म, 1794 से 1799। इस चरण में एक बार फिर नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में आ गया। अब फिर एक बार दूसरा चरण में जैकोबियन वर्ग का शासन था। इस चरण में क्या हो गया था, फिर से निम्न वर्ग मध्य वर्ग के हाथों में आ गया। थर्मोडोरियम प्रतिक्रिया हुई तथा जून 1794 में रॉबेस्पियर की सरकार गिर गई। ये जो देख रहे हो ना थर्मोडोरियन, ये इस प्रकार का फ्रांस का कैलेंडर है और फ्रांस के कैलेंडर का थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया ये कैलेंडर बना। उस कैलेंडर के 4 जून 1794 में रॉबेस्पियर की सरकार गिर गई। 1795 में एक नया संविधान स्थापित हुआ। इस आधार पर एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित हुई तथा कार्यपालिका शक्ति 5 डायरेक्टरों में निहित हो गई। अब कार्यपालिका शक्ति 5 डायरेक्टरों में बट गई। देखिए अब चतुर्थ चरण, फ्रांस की एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चौथा चरण। प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही एवं साम्राज्यवाद का चरण, इंपीरियलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन द गेसेस ऑफ डेमोक्रेसी, 1799 से 1814। नेपोलियन ने रोम साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य बनाया था। नेपोलियन ने तो रोम साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य बनाया था भाई। ये देख लेते हैं चतुर्थ चरण में नेपोलियन का युग आता है। नेपोलियन फ्रांस में किस प्रकार आप देखेंगे तो नेपोलियन एवं फ्रांस की क्रांति के बीच संबंध, पक्ष और विपक्ष दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। तो ये नेपोलियन के बिंदु हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक नोट कर लेंगे और इसे नोट करते जाएंगे। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे नेपोलियन का युग एवं फ्रांस की क्रांति के बीच संबंध, ठीक है भाई। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे, लोग नोट करेंगे, अपना तैयार करेंगे घर बैठे नोट,
मैं तो आपको सिर्फ नोट तैयार कराने के मुद्दे से ही आपको वीडियो दे रहा हूँ कि चलो आप नोट करते जाओ। तो ये वीडियो अब मैं कल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बाय।